हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम कक्षा 12th के यूनिट संख्या हम कक्षा 12th के पॉलीमर यूनिट का अध्ययन कर रहे हैं। लास्ट वीडियो तक हमने इस पॉलीमर यूनिट में बहुलकों का वर्गीकरण क्या होता है, बहुलक क्या होता है, उसके अलावा बहुलकों का आणविक द्रव्यमान, संख्या औसत आणविक द्रव्यमान, भार औसत आणविक द्रव्यमान, इसका निर्धारण किस प्रकार से करते हैं और विभिन्न प्रकार की जो बहुलक हैं उनकी एकलक इकाई जो मोनोमर हैं उन्हें को याद करने की क्या क्या ट्रिक हैं, उनकी संरचना किस प्रकार से याद करें, उनके बारे में अध्ययन कर लिया था। और हम लास्ट वीडियो में हम अध्ययन कर रहे थे बहुलकीकरण की प्रक्रिया का। जैसे बहुलकीकरण की प्रक्रिया दो प्रकार की होती थी, एक अपनी होती है योगात्मक और दूसरी अपनी होती है संगणन। ठीक है, यदि बहुलकों का निर्माण योगात्मक अभिक्रिया से हो रहा है तो वो योगात्मक बहुलकीकरण कहलाती है। उसके अलावा संगणन अभिक्रिया से हो रहा है तो वो संगणन बहुलकीकरण कहलाता है। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो तक जो अपना योगात्मक बहुलकीकरण था ये दो प्रकार से है। ठीक है, उसमें से हमने आधा प्रकार पढ़ लिया है। एक प्रकार जैसे कि हम बात कर रहे थे सबसे पहले मुक्त मूलक योगात्मक बहुलकीकरण का। तो क्या होता है मुक्त मूलक योगात्मक बहुलकीकरण, जो कि ये तीन पदों में होता है। पहला पद श्रृंखला प्रारंभिक पद होता है, इसमें कोई ना कोई परोक्साइड काम में लिया जाता है। यह श्रृंखला प्रारंभिक, जो श्रृंखला को प्रारंभ कर सके ऐसे पदार्थ प्रारंभिक पदार्थ काम में लिए जाते हैं। जैसे बेंजोल परोक्साइड हो जाए, एसिटिल परोक्साइड हो जाए, हाइड्रोजन परोक्साइड हो जाए, ये हमें कोई ना कोई मुक्त मूलक बना के दे रहे होते हैं। ये मुक्त मूलक एक एकलक इकाई से आके जुड़े तो वो अपना श्रृंखला प्रारंभिक पद था। दूसरा अपना श्रृंखला संचरण पद आता है कि जो पहले पद से प्राप्त जो एकलक इकाई है उसमें लगातार अन्य एकलक इकाइयां आकर जुड़ती रहें और बहुलक निर्माण की प्रक्रिया लगातार चलती रही, वो अपना श्रृंखला संचरण पद था। तीसरा पद हमने पढ़ा श्रृंखला समापन पद। श्रृंखला समापन पद में बहुलक निर्माण की प्रक्रिया रुकती है। ये जो बहुलक निर्माण की प्रक्रिया है जो समापन पद में, वो चार प्रकार से हो सकती है। एक युग्मन अभिक्रिया से कि दो एकलक इकाइयां एक जैसी आपस में आके जुड़ जाएं। एक होता है असमानुपातन कि एक अभिक्रिया से हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन मुक्त मूलक का प्रतिस्थापन दूसरे के लिए हो जाए, तो वो अपना असमानुपातन था। तीसरा हम पढ़ रहे थे, तो देखो क्या है। तीसरा होता है श्रृंखला स्थानांतरण अभिकर्मक। तीसरा प्रकार है श्रृंखला स्थानांतरण अभिकर्मक द्वारा। श्रृंखला स्थानांतरण अभिकर्मक द्वारा। ठीक, देखो ये तीसरा प्रकार कौन सा है? जो बहुलक निर्माण की मुक्त मूलक प्रक्रिया है, मुक्त मूलक योगात्मक बहुलकीकरण है, उसमें जो तीसरा पद होता है श्रृंखला समापन पद, वो समापन चार प्रकार से हो सकता है। उसमें से तीसरा है श्रृंखला स्थानांतरण अभिकर्मक। ठीक है, तो देखो इसका प्रारंभ कहाँ से होगा? इसका प्रारंभ होगा दूसरे पद यानी श्रृंखला संचरण पद में का जो अंतिम है, ये श्रृंखला संचरण पद का अंतिम में ये हमें ये मिलता है। ठीक, अच्छा, श्रृंखला स्थानांतरण अभिकर्मक हम काम में लेते हैं। कोई एल्केन हो सकता है, जैसे मान लो भाई मैथेन हो जाए। क्या हो जाए? जैसे मैथेन हो जाए, क्या होगा? यहाँ मुक्त मूलक विखंडन होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लेके चला गया, एक इलेक्ट्रॉन ये लेके चला गया, तो ये बन गया CH3 मुक्त मूलक। ठीक, और ये साथ में बन गया हाइड्रोजन मुक्त मूलक। अब इस हाइड्रोजन मुक्त मूलक का यहाँ आके प्रतिस्थापन, ये हाइड्रोजन मुक्त मूलक यहाँ आके जुड़ जाए तो देखो ये बन जाएगा RCH2 N CH2, यहाँ CH2 मुक्त मूलक है, ये रहा। एक हाइड्रोजन मुक्त मूलक ये रहा। इस मुक्त मूलक का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, इस मुक्त मूलक का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये आपस में बंध बना ले तो ये कितने हाइड्रोजन हो गए? यहाँ 3। कितने हाइड्रोजन हो गए? 3। ये अपना श्रृंखला स्थानांतरण अभिकर्मक द्वारा इसका समापन हो गया। अब हम बात करें श्रृंखला स्थानांतरण अभिकर्मक कौन होता है? वो श्रृंखला प्रारंभिक पदार्थ हो सकता है। कौन कौन हो सकता है? श्रृंखला का कोई ना कोई प्रारंभिक पदार्थ हो सकता है। ठीक है, या कोई भी एकलक इकाई हो सकती है, या जो हम विलायक ले रहे हैं वो हो सकता है। ठीक है, सामान्यतया जो प्रारंभिक पदार्थ है वह श्रृंखला समापन पद में श्रृंखला स्थानांतरण अभिकर्मक नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है कि जैसे 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 बहुलक बनते जाते हैं, अपना जो प्रारंभिक पदार्थ है जो हम श्रृंखला बनाने के लिए काम में ले रहे थे, वो प्रारंभिक पदार्थ धीरे धीरे समाप्त होता रहता है। ठीक है, अब चौथा प्रकार का समापन हमें पढ़ना है। श्रृंखला समापन पद में जो चौथे प्रकार से जो इनका समापन हो सकता है
वो आता है निरोधक के द्वारा, इनहिबिटेटर्स। देखो क्या होते हैं इनहिबिटेटर्स। चौथा प्रकार है श्रृंखला समापन पद में निरोधक या इनहिबिटेटर्स। ठीक भाई, वे पदार्थ जो बहुलक निर्माण की प्रक्रिया को रोक दें निरोधक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोक्विनोन, मैं इनके उदाहरण लिख रहा हूँ, हाइड्रोक्विनोन, बेंजोक्विनोन, हाइड्रोक्विनोन, बेंजोक्विनोन, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, डाइनाइट्रोबेंजीन। ठीक है, वे पदार्थ जो बहुलक निर्माण की प्रक्रिया को रोक दें निरोधक या इनहिबिटेटर्स कहलाते हैं। हाइड्रोक्विनोन, बेंजोक्विनोन, नाइट्रोबेंजीन, डाइनाइट्रोबेंजीन। देखो ये क्या है, इनकी संरचना कोई पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ध्यान होना चाहिए कि हाइड्रोक्विनोन तो ये है। ठीक, ये होता तो केवल फिनोल है, अब हाइड्रोक्विनोन है। ठीक है, ये होता है अपना बेंजोक्विनोन। क्या होता है? बेंजोक्विनोन। ये होता है अपना नाइट्रोबेंजीन, कि बेंजीन तो ये रहा, इससे NO2 जुड़े आकर जुड़ रहा, ये होता है डाइनाइट्रोबेंजीन, 2 NO2। ठीक है, पहली दूसरी पे स्थिति है, पहली और दूसरी स्थिति पर स्थित है, तो ये 1,2 डाइनाइट्रोबेंजीन, ये हो जाएगा 1,3, यहाँ NO2 यहाँ और यहाँ NO2 है, तो इसे हम कहेंगे 1,4 डाइनाइट्रोबेंजीन। ठीक है, ये वो पदार्थ हैं जो निरोधक होते हैं और ये बहुलक निर्माण की प्रक्रिया को रोक देते हैं। ठीक, तो देखना कैसे रोकते हैं, कि जैसे मान लो दूसरे पद से हमें ये प्राप्त हुआ, श्रृंखला संचरण पद से RCH2, CH2, 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 ये मुक्त मूलक, ये इस प्रकार से हमें ये इकाई प्राप्त हुई दूसरे पद से। ठीक, अब ये पूरी एकलक इकाई को मान लो हमने ये लिख दिया R1, क्या लिख दिया, इस पूरी एकलक इकाई को हमने क्या मान लिया, R1 मान लिया। ठीक है, R1 मुक्त मूलक ये, ठीक, मुक्त मूलक लास्ट में है, R1 मुक्त मूलक मान लिया। अब क्या होगा कि ये जो पदार्थ हैं उनके साथ में ये R1 मुक्त मूलक या दूसरे पद से प्राप्त इकाई है वो आके जुड़ जाएगी। जैसे मान लो नाइट्रोबेंजीन से आके जुड़ जाए, N डबल बॉन्ड O, नाइट्रोबेंजीन से आके जुड़ जाइए, तो ये R1 आके जुड़ गया। ठीक, इससे आके जुड़ जाती है और ये अनुनादी संरचनाएं दर्शाते हैं, ये और ये तो नहीं, हाँ ये भी, उसके अलावा ये भी अनुनादी संरचनाएं दर्शाती हैं, जिसके कारण जो मुक्त मूलक बनता है वो इनमें स्थायी होता है। इनके अनुनादी संरचनाएं हैं नहीं अभी, नाइट्रोबेंजीन की अनुनादी संरचना अपने सिलेबस में है, फिनोल की है, फिनोक्साइड आयनों की, इनकी अनुनादी संरचनाएं हैं। यहाँ अनुनादी संरचना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपना मतलब यहाँ इतना सा है कि ये जो द्वितीय पद से प्राप्त एकलक इकाई है जिसको हमने R1 डैश मान लिया, ये किसी भी इनमें से किसी के भी पदार्थ जो हम डाल देंगे वो उनके साथ में जाके जुड़ जाती है और बहुलक निर्माण की प्रक्रिया रुक जाती है। ठीक है, ये अपना मुक्त मूलक योगात्मक बहुलकीकरण हो गया। ठीक है, अब अपना दूसरा जो बहुलकीकरण है, मुक्त मूलक हो गया, अब अपना जो दूसरा बहुलकीकरण है आयनिक बहुलकीकरण। दूसरा है अपना आयनिक। भाई योगात्मक में पहला था मुक्त मूलक, दूसरा था, देखो बहुलकीकरण ये था, बहुलकीकरण ये था, 2 प्रकार से थे, एक तो है योगात्मक, ठीक है, एक अपना है संगलन। योगात्मक 2 प्रकार से था, मुक्त मूलक कितने प्रकार से, मुक्त मूलक, और हम दूसरा पढ़ने वाले हैं आयनिक। ठीक, मुक्त मूलक के 3 पद थे, श्रृंखला प्रारंभिक, संचरण और समापन। समापन 4 प्रकार से था, कैसे था, युग्मन अभिक्रिया से, कौन सी अभिक्रिया से, युग्मन से। ठीक है, एक था असमानुपातन से, युग्मन से, असमानुपातन से, एक था श्रृंखला स्थानांतरण अभिकर्मक से, और एक सबसे लास्ट हम पढ़ के आए निरोधक। ठीक, अब हमें पढ़ना है आयनिक योगात्मक बहुलकीकरण। कौन सा है, आयनिक योगात्मक बहुलकीकरण। ठीक, देखो क्या है इसमें, आयनिक का मतलब होता है एक धनायन हो और दूसरा अपने पास क्या हो, ऋणायन हो। ठीक है, तो देखो क्या है, 2 प्रकार से हो जाएंगे ये भी, धनायनी योगात्मक बहुलकीकरण, और एक अपना हो जाएगा ऋणायनी योगात्मक बहुलकीकरण।
एक धनायनी योगात्मक बहुलकीकरण और एक अपना हो जाएगा ऋणायनी योगात्मक बहुलकीकरण। धनायनी और एक क्या हो जाएगा अपने ऋणायनी योगात्मक बहुलकीकरण। ठीक है, जो अपने इलेक्ट्रॉन दाता कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन दाता एकलक इकाई है, इलेक्ट्रॉन दाता एकलक इकाई है, उनका निर्माण धनायनी योगात्मक बहुलकीकरण से होगा। और जो अपने इलेक्ट्रॉन ग्राही हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही है, उनका निर्माण ऋणायनी योगात्मक बहुलकीकरण से होगा। ये प्रक्रिया भी सेम वैसे ही 3 पदों में चलेगी। श्रृंखला प्रारंभिक पद, ठीक, श्रृंखला संचरण पद, और एक पद अपने आएगा सबसे लास्ट में श्रृंखला समापन पद। ठीक है, तो देखो एक बात तो ये है कि जितने भी अपने बहुलक हैं, जितने भी अपने बहुलक हैं, उनका निर्माण सामान्यतया आयनिक योगात्मक बहुलकीकरण से नहीं होता है। कुछ ही बहुलक हैं या कुछ ही विषम परिस्थितियों में आयनिक योगात्मक बहुलकीकरण से बहुलकों का निर्माण होता है। बहुलक बनेंगे या तो वो बनेंगे योगात्मक मुक्त मूलक योगात्मक बहुलकीकरण से या बनेंगे संगनन बहुलकीकरण से। ठीक, सामान्यतः आयनिक योगात्मक बहुलकीकरण से नहीं बनते हैं। वैसे देखा जाए तो ये 2 प्रकार की होती है, धनायनी और एक होता है ऋणायनी। जो इलेक्ट्रॉन दाता एकलक इकाई है वो धनायनी योगात्मक बहुलकीकरण से बहुलक बनाएंगी, और इलेक्ट्रॉन ग्राही एकलक इकाइयाँ हैं उनमें ऋणायनी योगात्मक बहुलकीकरण होता है। ठीक है, अब हम जो बहुलकीकरण की प्रक्रिया है पॉलीमराइजेशन, इसका हम दूसरा प्रकार पढ़ेंगे संगनन बहुलकीकरण। क्या पढ़ेंगे? संगनन बहुलकीकरण। आप एडिंग डालोगे संगनन बहुलकीकरण, क्या पढ़ेंगे हम? संगनन बहुलकीकरण। ठीक, देखो ये संगनन बहुलकीकरण हम पहले भी पढ़ के आए हैं कि एकलक इकाइयों संगनन बहुलकीकरण हम पहले भी पढ़ के आए हैं कि बहुलकीकरण के आधार पर जब हम बहुलकों का वर्गीकरण कर रहे थे तो बहुलक 2 प्रकार के थे, एक तो योगात्मक और दूसरा क्या है? संगनन बहुलक। उन्हीं संगनन बहुलकों का जो निर्माण हो रहा था वो संगनन बहुलकीकरण से हो रहा था। ठीक, सबसे पहले हम परिभाषा देखें संगनन बहुलकीकरण की होती क्या है। तो ये होती है भाई कि इसमें कि एकलक इकाइयाँ, अनेक एकलक इकाइयाँ जब आपस में जुड़े तो वो संगनन अभिक्रिया से जुड़े। उसके अलावा कुछ छोटे अणु जैसे H2 हो जाए, NH3 हो जाए, CO2 हो जाए, ROH हो जाए, इनका निष्कासन हो जाए। ठीक है, हम पढ़ेंगे डाइऑल बहुलकों में कि ROH का भी निष्कासन होता है। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें जब एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़े और कुछ छोटे अणु H2, NH3, CO2, ROH आदि का निष्कासन हो जाए तो वो कहलाती है अपनी संगनन बहुलकीकरण। ठीक है, मान लो एक एकलक इकाई A थी, एक एकलक इकाई B थी और इन्होंने मिलकर AB बना लिया। ठीक है, AB बना लिया। ठीक है, ये 2 प्रकार से बना है AB। एक तो मैंने कह दिया योगात्मक से, ठीक है, एक मैंने कह दिया संगनन बहुलकीकरण से। तो भाई योगात्मक में क्या होगा? ये और ये आपस में जुड़ती है, कोई भी छोटा अणुभार नहीं निकलता है। मान लो इसका अणुभार 20 है, इसका अणुभार 10 है, तो कुल अणुभार कितना आ गया? 30। ठीक, यदि मान लो संगनन अभिक्रिया हुई है तो कोई ना कोई छोटा अणु निकला है। मान लो जो छोटा अणु निकला है उसका अणुभार 10 है, उसका अणुभार कितना है? 5 है, हमने 5 ही मान लिया। ठीक है, तो देखो ये 10 और ये 20 कुल कितना होना चाहिए था? 30। लेकिन जो बहुलक बनेगा अब उसमें 5 तो बाहर निकल गया, तो बहुलक बनेगा उसका अणुभार कितना रहेगा? 25। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि संगनन बहुलकीकरण में बनने वाले बहुलकों का कुल अणुभार सभी एकलक इकाइयों के कुल अणुभार के योग से कम आता है। सभी एकलक इकाइयों के अणुभार के कुल योग से 1 कम आता है। ठीक है, अच्छा देखो क्या है, एक संगनन बहुलकीकरण को पदस्वर्धी बहुलकीकरण या स्टेप वाइज पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। वो इसलिए कहेंगे कि इसमें क्या होगा, जैसे 2 एकलक इकाइयाँ हैं, A फिर B आ गई। ठीक है, A के साथ B जुड़ गई, फिर B के साथ में फिर A जुड़ जाएगी, फिर A आ जाएगा, फिर B आ जाएगा, फिर A आ जाएगा, फिर B आ जाएगा, A आ जाएगा, फिर B आ जाएगा, लगातार ऐसे आते रहेंगे एक के बाद एक। इसलिए इसे हम स्टेप वाइज पॉलीमराइजेशन या पदस्वर्धी बहुलकीकरण भी कहते हैं। ठीक है, देखो 1-2 बातें हमने संगनन बहुलकीकरण में सीखी। एक तो ये अभिक्रिया संगनन होती है। ठीक है, दूसरा क्या है, कुछ छोटे अणुओं का निष्कासन होता है। तीसरी बात हमने ये सीखी कि जो बहुलक बनता है उसका कुल अणुभार सभी एकलक इकाइयों के कुल अणुभार के योग से क्या आता है? हमेशा कम आता है। ठीक है,
ये बातें हमने सीख ली। उसके अलावा इसे हम पदस्वर्धी बहुलकीकरण भी कहते हैं, क्योंकि एक एकलक इकाई के बाद दूसरी, दूसरी के बाद पहली, फिर पहली, फिर पहली, फिर दूसरी, फिर पहली, फिर दूसरी, लगातार एकलक इकाई इस प्रकार से आकर जुड़ती रहती, इसलिए इसे स्टेप वाइज पॉलीमराइजेशन या पदस्वर्धी बहुलकीकरण भी कहते हैं। ठीक है, देखो इसका एक उदाहरण हम पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं डेक्रोन। हम पढ़ेंगे डेक्रोन या टेरिलीन, एक ही बात, टेरिलीन। ठीक, इसकी जो एकलक इकाइयाँ होती हैं वो होती है एथिलीन ग्लाइकोल। क्या होती है? एथिलीन ग्लाइकोल, और साथ में होता है टेरेप्थेलिक अम्ल। क्या होता है? एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेप्थेलिक अम्ल। ठीक, एथिलीन ग्लाइकोल ये होता है CH2 पहली और दूसरी स्थिति पर दोनों जगह OH जुड़ रहे हैं। टेरेप्थेलिक अम्ल होता है ऐसे, ये एक बेंजीन वलय जैसा है, उसकी पहली स्थिति पर COOH और दूसरी स्थिति पर COOH जुड़ रहा है। इस COOH को हम C 2 ऑक्सीजन H ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसे हम C डबल बॉन्ड O एक तरफ OH इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसकी संरचना बनाए तो। ठीक है, टेरिलीन या ड्रेकोन की एकलक इकाइयाँ होती हैं एथिलीन ग्लाइकोल और एक होता है टेरेप्थेलिक अम्ल। यानी एक बात तो निश्चित है कि संघनन बहुलकीकरण में दोनों प्रकार की एकलक इकाइयाँ अलग अलग होती हैं। तो संघनन बहुलकीकरण में सामान्यतः दोनों एकलक इकाइयाँ अलग अलग होती, तो क्या हम ये कहते हैं कि संघनन बहुलकीकरण सामान्यतः विषम बहुलकीकरण होता है। ठीक है, तो जो टेरिलीन या ड्रेकोन हम पढ़ने वाले हैं उसकी एकलक इकाई एथिलीन ग्लाइकोल है और दूसरी क्या है? टेरेप्थेलिक अम्ल है। ठीक है, अच्छा अब हम ये देखेंगे कि इनसे बहुलक कैसे बने। तो देखो क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल को हमने ऐसे लिख दिया OH CH2OH लिख दिया। उसके बाद में आ गए अपने को टेरेप्थेलिक अम्ल। ये टेरेप्थेलिक अम्ल, इसको हमने ऐसे लिख दिया C डबल बॉन्ड OH और यहाँ लिख दिया C डबल बॉन्ड OH। ठीक, आपस में जुड़ेंगे, आपस में जुड़ेंगे तो देखो किस प्रकार से जुड़ेंगे। ये OH आपस में जुड़ेंगे OH, तो ये H और ये OH बाहर निकल गया, यानी कौन बाहर निकल गया? H2O। कौन बाहर निकल गया? H2O। बन के आ गया, देखना ये बन के आ गया, देखो इधर तो रह गया OH, उसके बाद में CH2 रह गया, उसके बाद में ये ऑक्सीजन रह गया यहाँ। ठीक, उधर वाले का क्या रह गया? ये तो यहीं से आया है, ये तो इससे आया है एथिलीन ग्लाइकोल से, उधर क्या रह गया? टेरेप्थेलिक अम्ल के लिए C डबल बॉन्ड O, ये बेंजीन वलय, उसके बाद में C डबल बॉन्ड OH हो गया। पदस्वर्धी बहुलकीकरण है, एथिलीन ग्लाइकोल आ गया, टेरेप्थेलिक अम्ल आ गया, अब कौन आ गया अपने फिर आएगा एथिलीन ग्लाइकोल। देख लो ऐसे, ये रहा OH CH2OH, एथिलीन ग्लाइकोल आ गया। ठीक, एथिलीन ग्लाइकोल आ गया, तो देखो ये कैसे जुड़ जाएंगे, वो ही HOH बाहर निकल जाएंगे, तो ये OH और ये H, ये मान लो फिर से बाहर निकल गए, तो देखो क्या बन गया, फिर से जोड़ रहा हूँ OH CH2O C डबल बॉन्ड O, ये बेंजीन वाला ऐसे C डबल बॉन्ड O, उसके बाद में CH2OH आ गई। ठीक, अच्छा अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि जैसे मान लो अब अपने पास में ये एथिलीन ग्लाइकोल था, एथिलीन ग्लाइकोल था, फिर टेरेप्थेलिक अम्ल आ गया, फिर एथिलीन ग्लाइकोल आ गया, फिर टेरेप्थेलिक अम्ल आ गया, ये रहा, ये टेरेप्थेलिक अम्ल फिर से आ गया, ये लो C डबल बॉन्ड OH, ये बेंजीन वाला है C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, फिर कौन आ जाएगा अपना एथिलीन ग्लाइकोल OH CH2OH, फिर कौन आ जाएगा अपना टेरेप्थेलिक अम्ल। ठीक है, यानी एथिलीन ग्लाइकोल फिर टेरेप्थेलिक अम्ल, फिर एथिलीन ग्लाइकोल फिर टेरेप्थेलिक अम्ल। ठीक है, तो देखो बहुलक कैसे बनाएंगे हम इसका, भाई इसका OH तो जाएगा, कैसे जाएगा भी, ये एथिलीन ग्लाइकोल था तो इससे पहले भी कोई टेरेप्थेलिक अम्ल होगा, इससे पहले भी कोई टेरेप्थेलिक अम्ल होगा, तो यहाँ से क्या चला जाएगा, मान लो OH चला गया, तो ये क्या बच गया, इधर ये बच गया CH2 ठीक है, CH2 बच गया, उसके बाद में ये O C डबल बॉन्ड O, ये ले, ये बेंजीन वाला है इस प्रकार से, उसके बाद में C डबल बॉन्ड O, ये इस प्रकार से ये अपना क्या बन गया, बहुलक बन गया। ठीक, इसे हम कहते हैं ड्रेकोन, क्या कहते हैं, ड्रेकोन, या कहते हैं टेरिलीन, क्या कहते हैं
टेरिलिन। ठीक, देखो क्या है, इसका OH गया, CH2 OH OH था, तो इसका OH गया। ठीक है, इधर से टेरेप्थेलिक अम्ल का क्या गया, H गया, तो लगातार ऐसे कौन जाता रहेगा, H2O जाता रहेगा, और क्या बन जाएगा अपने टेरिलिन या ड्रैकोन बहुलक बन जाएगा। ठीक, अच्छा देखो क्या है, एक चीज़ आती है एस्टर, एक आता है एस्टर, एक समूह आता है एस्टर। जैसे भाई मान लो आपके पास में एल्कोहल हो, फिनोल हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, सल्फोनिक अम्ल हो, एनहाइड्राइड हो, ये सभी अपने क्रियात्मक समूह होते हैं। जैसे एल्कोहल, फिनोल है, ईथर है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये सभी, फिनोल है, ये सभी अपने क्रियात्मक समूह होते हैं। सेम ऐसे ही एक क्रियात्मक समूह आता है एस्टर। जैसे एल्कोहल की संरचना OH होती है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए COOH होता है, एमीन के लिए NH2 होता है, एल्डिहाइड के लिए CHO होता है, ठीक है, कीटोन के लिए C डबल बॉन्ड O होता है, इस प्रकार से। ठीक, उसी प्रकार से एस्टर के लिए होता है RC डबल बॉन्ड OR, या इसे हम लिख देते हैं RC डबल OR। ठीक, संरचना की बात करें तो इस प्रकार से RC डबल बॉन्ड OR। ठीक, तो देखो R का मतलब कोई ना कोई कार्बन समूह वाला होगा, जैसे एल्केन है, बेंजीन वगैरह है ये। तो देखो क्या बन रहा है इसमें, ये रहा, ये R, ठीक है, उसके बाद में C, ये R मान लिया इसको R, फिर C, फिर डबल बॉन्ड O, फिर ये O। ठीक, उसके बाद में इस समूह को हमने R मान लिया, तो देखो ये क्या बन गया, ये बन गया RC डबल बॉन्ड OR। क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड OR। ठीक, यानी RC डबल बॉन्ड OR, RC डबल बॉन्ड OR, यानी एक समूह आ रहा है एस्टर। तो क्या हम ये कह दें कि यह एक प्रकार का पॉली एस्टर बहुलक है। किस प्रकार का बहुलक है, पॉली एस्टर बहुलक है। ठीक है, फिर से बता दें संघनन बहुलकीकरण को, एकलक इकाई, 2-4 बातें आपको ध्यान रखनी है। एकलक इकाइयाँ संघनन बहुलकीकरण से जुड़ती हैं, जो कुल बहुलक बनता है उसका अनुभार सभी एकलक इकाइयों के कुल अनुभार के योग से कम आता है, क्योंकि कोई छोटे अणु जैसे H2, NH3, एल्कोहल, CO2, H2O, NH3 आदि, ROH, इनका आदि का निष्कासन हो जाता है। ठीक है, इसके उदाहरणों की बात करें तो है टेरिलिन या ड्रैकोन, नाइलॉन 66, ग्लिप्टल है, नाइलॉन 66 है, ग्लिप्टल है, टेरिलिन या ड्रैकोन है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं इनके। ठीक है, तो हमने एक उदाहरण लिया टेरिलिन या ड्रैकोन, इसकी एकलक इकाई होती है एथिलीन ग्लाइकोल, और क्या होता है, टेरेप्थिलिक अम्ल। इसमें H2O का निष्कासन होता है, बार बार कौन निकलेगा, H2O, कौन निकलेगा, H2O, बार कौन निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा। तो एक का H दूसरे का OH, एक का H दूसरे का OH, ऐसा लगातार निकलता रहेगा। इसे हम पदस्वर्धी बहुलकीकरण भी कहते हैं। वो इसलिए कह रहे थे कि एक एकलक इकाई आ गई, फिर दूसरी आ जाएगी, फिर पहली आ जाएगी, फिर दूसरी, यानी एक एथिलीन ग्लाइकोल, फिर एक टेरेप्थिलिक अम्ल, फिर एक एथिलीन ग्लाइकोल, फिर एक टेरेप्थिलिक अम्ल, लगातार इस प्रकार से एकलक इकाइयाँ आती रहेंगी और अपना इस प्रकार से एक बहुलक बन जाएगा, इस प्रकार से एक बहुलक बन जाएगा। ठीक है, होता क्या है, यहाँ से OH और यहाँ से H जाता है। ठीक है, लेकिन आप कहीं से OH निकालो, कहीं से H निकालो, बनना हपना यही बहुलक है। ठीक, यदि मान लो आपने इधर से C डबल बॉन्ड OH था, यहाँ से OH निकालोगे तो ये OH चला जाएगा, तो इधर से H जाएगा, तो यहाँ ऑक्सीजन शेष बच जाएगा। ठीक है, और अपना क्या बन जाएगा, एक बहुलक बन जाएगा टेरिलिन या ड्रैकोन। ठीक है, ये अपना बहुलक निर्माण की जो प्रक्रिया है वो हो गई। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।